हेलो फ्रेंड, एक बार पुनः आपको मैं झाम बाबा AIT चैनल पर क्लास 12 का फिजिक्स लेकर आया हूं। मैं अमरजीत आपको आज वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में, अब यहाँ पर मैं आपको उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, झाम बाबा AIT चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपको लाइव में मिल सकूँ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर फिगर ड्रा किया है, इस फिगर को कम्प्लीटली और अच्छे से जानने के लिए मैंने एक और फिगर ड्रा किया है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर -Q और +Q आवेश से निर्मित एक AB जो है क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। जैसा कि हम अक्षीय स्थिति अगर लेते थे तो वहाँ पर भी इसी तरीके से वैद्युत द्विध्रुव हमने देखा था। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का जो सेंटर होता है, जिसे हमने O माना है, वहाँ से मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है, टोटल डिस्टेंस द्विध्रुव की 2L होती है। ये पूरी दूरी अगर हम माने तो कितनी होती है, 2L होती है, अर्थात इसकी हाफ जो डिस्टेंस होगी वो होगी L एंड L। ठीक है, और यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव O से क्या है, केंद्र से R दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है, P है। क्या है, P बिंदु है। इस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखिए यहाँ पर ये -Q है, तो -Q के कारण इस P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, किस तरीके से होगा, और यहाँ पर आपका B पॉइंट पर +Q चार्ज है, इसके कारण यहाँ पर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि अगर प्लस चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन बनता है वो होता है बाहर की तरफ, अर्थात प्लस से दूर की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये E1 हो जाएगा आपका इस दिशा में। ऐसे ही अर्थात यहाँ से हम डायरेक्शन की बात करें तो BP दिशा में ये होगा कौन, E1। जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा है E1 BP दिशा में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगेन आते हैं और यहाँ माइनस है, तो मैंने कहा माइनस की तरफ होता है। ठीक है, माइनस से दूर नहीं बल्कि माइनस की तरफ होता है। तो यहाँ से ये पॉइंट हो जाएगा E2, ये पॉइंट हो जाएगा E2, और ये हो जाएगा P से A की डायरेक्शन में। तो यहाँ E2 = P से A की दिशा में वर्क करेगा। अब इसका अगर रिजल्टेंट हम देखते हैं तो रिजल्टेंट अगर सपोज दैट ये E बनता है, तो रिजल्टेंट ये जो हमारा E बन रहा है ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए तो कंडीशन अप्लाई होगी जब, तो यहाँ पर E = आपका आएगा, E = मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ भी और समझा देता हूँ। E = होगा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा होगा। देखिए भाई कैसे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, चैनल को अगर आपके समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अच्छे से अच्छा मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर E = जो हो गया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा। ये देखिए एक एंगल यहाँ पर ये बन रहा है थीटा, जितना एंगल यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि यही लाइन L रेड लाइन ऊपर जा रही है, इसलिए यही एंगल यहाँ पर भी आपका बनेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखिए ऐसी कंडीशन बन रही है कि यहाँ पर अगर मैं इसको सीधी लाइन ऊपर कर दूं, ऊपर अगर इस लाइन को मैं कर देता हूं तो वो बन जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे माना बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव AB की लंब अर्ध रेखा पर उसके मध्य बिंदु यहाँ O से, यहाँ अर्ध लंब रेखा पर O से R दूरी, ये जो डिस्टेंस है R दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों +Q और -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है। बिंदु P की प्रत्येक आवेश से दूरी √R² + L² है। ये कैसे √R² + L², ये जान लीजिए। ये देखिए यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है L, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है R, तो इसको हम कहेंगे कर्ण, और कर्ण जो होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के वर्गमूल के बराबर होता है। ठीक है, तो ठीक है, इस तरीके से यही जो सेम R है और ये डिस्टेंस L है, दोनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर जो आपका √R² + L², इसका भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा। ठीक है, इतना अगर आप समझ गए तो देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो cos थीटा होता है, जो cos थीटा होता है वो आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है।
तो आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका मतलब जो थीटा जिस पर बनता है उसे हम आधार कहते हैं। तो यहाँ जो परिणामी ई है इस पर अगर हम देखेंगे तो देखिए आधार हो जाएगा और आधार और क्या हो जाएगा, कर्ण। तो आधार और कर्ण की अगर हम बात करें तो यहाँ से हो जाएगा आपका आधार जो बनेगा वो हो जाएगा, यहाँ से देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, कर्ण की दिशा में क्या हो गया, E1 हो गया। तो यहाँ से जो ये आधार पर मान आएगा वो हो जाएगा आपका A इज इक्वल टू मैं कहूँ तो हो जाएगा E1 cos थीटा, ये बन जाएगा। तो इसी तरीके से इस डायरेक्शन में फिर आधार जो है इस E2 के कारण हम देखेंगे तो यही सेम एंगल यहाँ भी बन रहा है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका जो परिणामी E है वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के योग के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन जो है E1 पर परिणामी बन रही है cos थीटा कारण। चलिए एक और बात है यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ एक और कंडीशन बनती है, इसके अलावा E1 की यहाँ डायरेक्शन के अलावा यहाँ पर भी एक डायरेक्शन बनती है। इस डायरेक्शन पर बनेगा E1 sin थीटा बन जाएगा और नीचे बन जाएगा आपका E2 sin थीटा। कैसे बन जाएगा, देखिए वहाँ पर होता है, आपने पढ़ा होगा आधार बटे क्या होता है, सॉरी लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करेंगे लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब की अगर हम बात करेंगे तो वो एंगल हमारा बनता है साइन थीटा, और लंब पर जब हमारा यहाँ से साइन थीटा बनेगा तो साइन थीटा का जो मान आएगा वो एक ऊपर की डायरेक्शन में होगा और दूसरा क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ पर हम आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू समान लिए हैं, केवल विपरीत है, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो समान होने के कारण और विपरीत होने के कारण ये निरस्त हो जाएगी, अर्थात इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा की कंडीशन में जब बनेगा तो यहाँ से E इज इक्वल टू हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, E1 का मान आप लोग जानते हैं कि अगर इस तरीके से कंडीशन बनती है तो चूंकि E1 इज इक्वल टू होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अगर ये माध्यम में है तो K रखते हैं, नहीं तो निर्वात में मान लेते हैं, छोड़ देते हैं उसको। Q अपान यहाँ पर होता है R स्क्वायर। अब यहाँ R स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ इसके कारण R स्क्वायर ना बन के क्या बन रहा है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बन रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और यहाँ होगा अंडर रूट। अब इसका क्या होता है, पावर 2 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर चूंकि होता है इसलिए इसका जो स्क्वायर है उसको जब हम हटा देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर E1 का मान बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान, और क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, Q अपान यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चलिए देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, करंडी कहाँ हट गई, क्योंकि करंडी इसलिए हट गई क्योंकि इस करंडी पर क्या लगा था स्क्वायर, इसलिए करंडी को हटा देंगे। सेम E2 की भी वैल्यू यही होगी और प्लस लगेगा, यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ हो जाएगा Q अपान, और नीचे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चलिए ये देखिए दोनों, क्योंकि यहाँ वाली डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस दोनों बराबर हैं इसलिए यहाँ पर R की सेम वैल्यू बनेंगे, ठीक है। अब एक और बात है, यहाँ cos थीटा दोनों में है तो यहाँ पर भी मैं cos थीटा लिख देता हूँ, यहाँ पर भी मैं cos थीटा लिख देता हूँ। ये आपको अगर इतना समझ में आया तो आगे देखते हैं और इसको जल्द से जल्द और आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या कंडीशन बनने वाली है भाई, देखिए यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक तरफ कर लेते हैं और यहाँ से हो जाएगा हमारा Q, और देखिए ये पूरी वैल्यू सेम है, ये भी पूरी वैल्यू सेम है। अगर कोई वैल्यू समान होती है और वो कई बार जोड़ी जाए, 3 बार जोड़ी जाए तो यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, गुना 3 में बन जाता है। 2 बार जोड़ी गई है यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ Q अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2 cos थीटा, ठीक है, 2 cos थीटा। एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों जुड़ जाएंगे तो एक बार में बनेगा 2 cos थीटा, यहाँ कॉमन लिया जाएगा तब भी वही बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि जो cos थीटा है ये होता है आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण,
क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो देखें थोड़ा सा, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ से बन जाएगा हमारा, ये हो गया देखिए थीटा, ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया कर्ण। तो आधार की जगह पे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं ओ बी और कर्ण की जगह पे लिख सकते हैं पी बी, इस तरीके से। तो इसको हम लिख देंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस कितनी है, एल है, और ये नीचे हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। देखिए कर्णी को 1/2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, यहाँ 1/2 है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से ये हमारा कॉस थीटा की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखिए तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ हो जाएगा Q, यहाँ हो जाएगा Q, ठीक है, और Q हो जाएगा, और साथ ही साथ जो आपका 2 है, ठीक है ना, 2 उसको यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पर L है इसलिए यहाँ से L हो जाएगा अपान, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और ये जो कॉस थीटा का मान रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2 बन जाएगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप सारी चीज़ों को अगर देखिए ऐसे करते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ देखिए 2 है, 2 को मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ Q है, Q लिख दिया, और यहाँ पर नीचे L को भी रहने दीजिए, यहाँ हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना समझ में आया। अब यहाँ L कहाँ से आया है ये देखते हैं, तो देखिए कुछ यहाँ से मैंने हटाया भी है, वो क्या हटाया है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान कितना है, L अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ से जब cos थीटा हटा रहा हूँ तो उसके स्थान पे क्या रखूंगा, L अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हाफ, ये रख दूंगा। तो यहाँ से E इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL अपान, इसको अब सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर 1 होता है, तो यहाँ 1 अगर आधार समान होता है, अगर चूंकि x पावर m और गुणे x पावर n है, तो ये बन जाता है आपका x की पावर m प्लस n बन जाता है, ठीक है ना। तो ये एक फार्मूला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, अगर एक में हम आधा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2, 2 1 के 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 2QL, चूंकि यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दें, P इज इक्वल टू होता है 2QL, तो यहाँ से हो जाएगा P अपान, इसका करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये प्लस है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, ठीक। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो आप ध्यान दें, मैंने इसके पहले भी अगले वीडियो में बताया था कि R इज द मोर ग्रेटर देन L, देन L स्क्वायर टेंस टू 0, ठीक है। तो अगर ये 0 के लगभग बराबर होगा तो यहाँ मैं L स्क्वायर की जगह पे क्या रख दूँ, 0 रख दूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान यहाँ आर स्क्वायर और प्लस यहाँ 0 हो गया, और पावर आपकी 3/2 बन जाएगी। अब बताइए 0 किसी चीज़ में जुड़ेगा तो क्या मतलब रखेगा, कुछ भी नहीं रखेगा। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2, उसको अब हम 0 को हटा देंगे। अब एक चीज़ और ध्यान दें, अगर a की पावर m है और इसके ऊपर पावर n है, तो ये बन जाता है a की पावर m और गुणे n बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये गुणे में पावर बन जाएगी, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R पावर 2 की गुणे में 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा P अपान R पावर 3। ये निकल के आ गया क्या, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निकल के आ गई भाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी और बात ध्यान में देंगे, इसका मात्रक क्या होगा, वही मात्रक होगा पुराना वाला, कौन सा मात्रक, यहाँ लिख देता हूँ, मात्रक क्या होगा, मात्रक E इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे और देखते हैं कि अगर यहाँ पर पूछा जाए कि किस दिशा में होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दिशा बताइए, तो E की दिशा, E की
दिशा, ई की दिशा द्विध्रुव, द्विध्रुव के समांतर, समांतर क्या होगी? धन आवेश, धन आवेश से, धन आवेश से किधर होगी? ऋण आवेश, ऋण आवेश की तरफ होगी। देखिए अब ये समझ लीजिए कैसे इसको बताया गया है, ऐसे रट के नहीं बताया गया है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए इसकी डायरेक्शन किधर है? इधर है। इधर किधर है? धन है। इधर किधर है? ऋण है। इसी के देखिए ये समांतर, ये समांतर है कि नहीं है? ये इसके समांतर है, तो ये इसके समांतर है, तो ये द्विध्रुव के समांतर धन से ऋण की दिशा में क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। थैंक यू वेरी मच। और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है कॉन्टेक्ट नंबर ये मेरा है 9936351437, जिस पर आप कॉल करके कोई भी समस्या है तो पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आप लिख सकते हैं कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तरीका अगर और चेंज करवाना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।